हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 2 है पीरियोडिक टेबल का, भस्मा बैच का, जो 2025 के लिए चल रहा है सीरीज़। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लेक्चर ले लिया था, जहाँ तक लास्ट लेक्चर ये था, यहाँ तक हमने करा था। अब इसके बाद यहाँ से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होता है। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। देखिए, अब इसमें और भी कुछ साइंटिस्ट है। पहले मैंने कुछ साइंटिस्ट का नाम बता दिया था। अब उसके बाद साइंटिस्ट नंबर 2 है ये, प्राउड्स कंसेप्ट। इन्होंने क्या बताया था, जो एटॉमिक वेट होता है किसी भी एलिमेंट का, वो किसके इक्वल होता है, एन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। एन क्या है यहाँ पे, एन इज़ ए इंटीजर है। अब देखिए, एन की जगह अगर 23 रखते हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल होता है ये, तो 1 यहाँ पे रख देते हो, 23 ग्राम पर मोल आ गया सोडियम का। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। कुछ एलिमेंट के इसमें आ रहे थे, फ्रैक्शन में आ रहे थे। लिमिटेशन क्या थी, देखिए जैसे क्लोरीन का यहाँ पे एग्जांपल है। लिमिटेशन हो गया इसका। लिमिटेशन क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ फ्यू एलिमेंट आर इन फ्रैक्शन मीन्स पॉइंट में आ रहे थे कुछ, जैसे क्लोरीन हो गया ये। तो इसलिए इसके लॉ को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आते डोवेराइनर ने क्या करा था, 3 एलिमेंट का सेट लिया था। डोवेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड मीन्स 3 एलिमेंट का सेट लिया था। अब 3 एलिमेंट जो लिया था, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी या सेम प्रॉपर्टी। एटॉमिक वेट ऑफ मिडल इज एवरेज ऑफ आउटर 2। अब इन्होंने बताया था एटॉमिक वेट जो मिडल वाला होता है, जैसे यहाँ पे एक सेट ले लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम। जो सोडियम का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, ये लिथियम और पोटेशियम के एवरेज के इक्वल होगा। जैसे सोडियम का अगर निकालोगे तो लिथियम और सोडियम को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, ये क्या होता है, एवरेज होता है। 46/2 कितना हो जाएगा, 23। हमें पता है कि सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 23 होता है। ऐसी सेम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक ट्राइड बनाया गया। तो क्लोरीन और जो आयोडीन का जो मास है यहाँ पे, उसका एवरेज लिया गया तो 81.25 आया। तो अप्रॉक्सीमेट इस 80 के आसपास आ रहा है। तो इसमें भी ट्राइड रूल क्या हो गया, पास हो गया। ऐसी सेम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसके साथ भी किया गया। तो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक वेट था कैल्शियम और बेरियम के एवरेज के इक्वल था। देख लीजिए, इतना समझ गया। अब आगे चलते हैं। इसकी डीमेरिट्स क्या थी, ये सभी एलिमेंट पे नहीं लग रहा था, कुछ ही एलिमेंट पे बस लग रहे थे ये। डीमेरिट्स देखिए इसमें क्या, ऑल नॉन एलिमेंट्स नॉट अरेंज इन ट्राइड फॉर्म। सभी जो फर्दर जो फ्यूचर में डिस्कवर हुए थे और एलिमेंट, वो ट्राइड लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया ट्राइड लॉ। देख लीजिए। अब आता है न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या करा था, 7, देखिए इन्होंने कुछ एलिमेंट का क्या लिया था, एक टेबल में शो कर रहा था, और इन्होंने ये बताया था कि 7 का पहले यहाँ पे वो बना दिया पेयर। देखिए 7 एलिमेंट ऐसे रख दिए, 7 ऐसे रख दिए, और इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टी होगी वो 8वें एलिमेंट से क्या करेगी, रिसेंबल करेगी। 1 मिनट रुकिए, देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट और 8वां है उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैच करती है, सेम होती है। अब देखिए, इफ़ एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, एटॉमिक वेट ये नीट में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, और एम्स में भी पूछा जा चुका है ये वाला जो स्टेटमेंट है, और जेई में भी पूछा जा चुका है। तो इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, इफ़ एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एवरी फर्स्ट एलिमेंट रिसेंबल विथ 8th एलिमेंट। अब देखिए, जैसे लिथियम हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए, 2 3 4 5 6 7 और 8th। अब देखिए, जो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, रिसेंबल कर रही है, फर्स्ट और 8वें की रिसेंबल कर रही है। ऐसी इसको ले लें, जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम 1 2 3 4 5 6 7 और 8th। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी क्या करेगी, यहाँ पे मैच करेगी, समझ गए। तो जो ये लॉ था
अप टू कैल्शियम तक ही था ये। अब फिर इसके बाद और भी एलिमेंट आने लगे, तो इसमें क्या हुआ, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया। देखिए अप टू कैल्शियम, अब कैल्शियम के बाद अगर देखें, कैल्शियम के बाद क्या आने लगे, 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कैल्शियम तक ही लागू रहा है इसका नियम, ऑक्टेव रूल न्यूलैंड का। अब इसकी डीमेरिट्स देखिए, जो मैंने बोला था वही है इसमें। डीमेरिट्स क्या हो गए इसके, एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट रिसेंबल कर रहा है 18th एलिमेंट से, समझ आ गया। अब पहले क्या था कि फर्स्ट क्या कर रहा था, 8 से कर रहा था, है ना, इनके बीच में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आया था। अब क्या हुआ, फर्स्ट और इसमें 10 एलिमेंट और भी आ गए 8 के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 10 और ये हो गए, कितने हो गए 18। अब फर्स्ट एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किससे रिसेंबल करेगी, 18th एलिमेंट से, समझ आ गया, ये लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ पे एक नीचे क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, ये एम्स का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में मैंने दे दिया इसको, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये एम्स का क्वेश्चन है, इसमें बताना है इसमें ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ये न्यूलैंड का स्टेटमेंट है। सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी इसको ट्रू लगाते हैं। इसमें देखिए क्या इसमें इनकरेक्ट इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अब न्यूलैंड ने और आगे क्या बताया, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, इनर्ट गैस भी यहाँ पे डिस्कवर होने लगे। अब इनर्ट गैस भी जैसे इसमें डिस्कवर हुए, उनके लिए यहाँ पे प्लेस नहीं मिला, उनके लिए जैसे यहाँ पे प्लेस दिया गया, जैसे फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियोन आएगा। अब देखिए ऐसे उन्होंने क्या लगाया था, एलिमेंट को लगाया था, और इसके आगे क्या आना था, यहाँ पे इनर्ट गैस आना था, नियोन और आर्गन आगे। इफ़ इनर्ट गैस डिस्कवर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव यहाँ भी फेल हो गया। एक तो यहाँ पे फेल हो गया था, देखिए 10 एलिमेंट यहाँ पे आ चुके थे, और एक यहाँ पे इनर्ट गैस जहाँ पे डिस्कवर हुआ यहाँ भी फेल हो चुका था, ड्यू टू फर्स्ट एलिमेंट रिसेंबल विथ 9th। अब देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, एक मिनट, लिथियम, बेरिलियम, ये हो गए 4, 5, 6, 7, 8 और 9th। देखिए अब लिथियम और जो सोडियम की प्रॉपर्टी होती है सेम होती है। अब देखिए फर्स्ट और 9th है जो एलिमेंट है उनका रिसेंबल कर रहा है प्रॉपर्टी, तो यहाँ भी ये ऑक्टेव रूल क्या हो चुका था, फेल हो चुका था, समझ आ गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, फर्स्ट एलिमेंट किससे रिसेंबल कर रहा है, 9th एलिमेंट से, बस ये लिखा हुआ है। आगे चले, अब देख लीजिए, इतना समझ आ गया। ये भी स्टेटमेंट जे मेंस में पूछा जा चुका है, 2005 में पूछा गया ये वाला। अब लॉथरमेयर कर्व आता है, ये भी लॉथरमेयर जो एम्स के अंदर आ चुका है, ये लॉथरमेयर कर्व किसके ऊपर है, इन्होंने प्लॉट करा था ग्राफ, किसके बीच में, वॉल्यूम और एटॉमिक वेट। अब जितने भी अभी तक साइंटिस्ट हैं सभी ने क्या करा, एटॉमिक वेट के बेस पर उन्होंने अपना वर्क करा। अब लॉथरमेयर ने भी क्या करा, एटॉमिक वेट, इन्होंने क्या करा, वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ बनाया, देखिए यहाँ पे ये रहा, ये एटॉमिक वेट और इस साइड वॉल्यूम रखा, समझ आ गया। वर्टिकल पे इन्होंने क्या करा, वॉल्यूम रख दिया, और हॉरिजॉन्टल पे क्या रख दिया, एटॉमिक वेट रख दिया। अब देखिए इन्होंने कुछ बातें बताई थी, ये येलो कलर में लिखा हुआ, एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी, जिस एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी है, ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, और वो सेम पोजीशन क्या करता है, ऑक्यूपाई। अब पोजीशन देख लीजिए क्या क्या हो सकता है, एक तो पीक हो सकता है, डिसेंडिंग पोजीशन हो सकता है, असेंडिंग पोजीशन हो सकता है। पीक देखिए, पीक क्या होता है, पीक मीन्स जो चोटी होती है ऐसी, इस चीज़ को पीक बोलते हैं, समझ आ गया। और डिसेंडिंग मीन्स, देखिए डिसेंडिंग मीन्स नीचे ढलान की तरफ, ऐसे, इस डिसेंडिंग पे जो यहाँ पे होगा उसको बोलते हैं डिसेंडिंग पोजीशन। अब असेंडिंग क्या होगा, असेंडिंग मीन्स चढ़ाव, जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा ऐसे एरो, इसको बोलते हैं असेंडिंग। अब ये पोजीशन देख लीजिए यहाँ पे जो ग्राफ के अंदर है, जो वाला पोजीशन क्या हो गया, ये पीक पॉइंट हो गया। पीक पॉइंट पे सभी क्या हैं, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये फर्स्ट ग्रुप,
फर्स्ट ए के एलिमेंट है ये, जैसे इनको एल्कलाइन एलिमेंट भी बोला जाता है। पीक, इस पे क्वेश्चन आ सकता है पीक पे कौन से एलिमेंट ऑक्यूपाई होते हैं, तो एल्कली एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, या फर्स्ट ए भी बोल सकते हैं इनको। अब डिसेंडिंग में जाता है, डिसेंडिंग मीन्स ढलान के इस पे देखते हैं। डिसेंडिंग देखिए, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, ये सभी किस में आ रहे हैं, डिसेंडिंग पोजीशन के वहाँ पे आ रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं, सेकंड ए, या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोला जाता है इनको, समझ आ गया। अब एक है हमारा सेवन्थ ए, सेवन्थ ए के एलिमेंट कहाँ पे, असेंडिंग में यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये रहा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये कहाँ पे, असेंडिंग की तरफ जा रही है, असेंडिंग। तो ये हैलोजन कहाँ पे पाए जाते हैं, असेंडिंग पोजीशन पे। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। पोजीशन से रिलेटिव एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं लॉथरमेयर के कर्व से। अब देख लीजिए, और बताता हूँ लॉथरमेयर ने और क्या क्या बताया था, आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको ऐसे अरेंज किया गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीसियम। ये जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, देखिए इसमें ऐसे अरेंज किए गए कि डाउन द ग्रुप जैसे जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे नीचे की तरफ जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है। देखिए यहाँ से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़। बट कहीं कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये लिखा हुआ, डाउन द ग्रुप वॉल्यूम इंक्रीज़ बट अलॉन्ग द पीरियड वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज़ एंड देन इंक्रीज़। अब देखिए इसको बताता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से कट करके निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे। अब पहले यहाँ पे क्या है, लिथियम है, लिथियम हो गया, फिर बेरिलियम आ जाएगा यहाँ पे, बेरिलियम, फिर बोरोन आ गया यहाँ पे, फिर कार्बन आ गया, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन आ जाएगा। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब देखिए नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, देखिए नीचे की तरफ जैसे बढ़ेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो फर्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, कार्बन तक यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ नीचे की तरफ, और फिर जैसे ही नाइट्रोजन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, पहले डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़ हुआ। देखिए यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ फर्स्ट, और फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसके बाद क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। इतना समझ आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए अगर समझ आ गया तो। अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कीजिए, ये होमवर्क में देता हूँ या अभी करवा देता हूँ। देखिए इसमें से किसने पीरियोडिक टेबल में अपना एसोसिएशन नहीं दिया था, ये पूछा गया। जो डेवलपमेंट था पीरियोडिक टेबल का, हमने प्राउड्स का भी देख लिया, न्यूलैंड का देख लिया, और रदरफोर्ड का नहीं था इसमें। लॉथरमेयर कर्व भी हमने पढ़ लिया। रदरफोर्ड किसके अंदर आएगा, इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे, जो 11th क्लास का चैप्टर है। अब आते हैं मेंडलीफ। अब मेंडलीफ ने क्या करा था पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो देखते हैं। देखिए मेंडलीफ ने सबसे पहले, इनका किसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बताया था, बनाया था एटॉमिक वेट के बेस पे बनाया था। अभी सभी हमने देखा, सभी क्या कर रहे हैं, एटॉमिक वेट के बेस पे सभी बना रहे हैं। फर्स्ट इन्होंने क्या करा था, फर्स्ट क्लासीफाई एलिमेंट इन टेबल। इन्होंने टेबल में सबसे पहले ऐसे एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया था टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे इन्होंने टैबुलर फॉर्म में इन्होंने अरेंज करा था सबसे पहले एलिमेंट को। समझ आ गया। और फिर इन्होंने क्या करा था, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, लाइन को क्या बताया था इन्होंने, पीरियड बताया था। कितने पीरियड थे, 7।
और एक वर्टिकल कॉलम लिया था। वर्टिकल कॉलम को इन्होंने क्या नाम दिया था? ग्रुप नाम दिया था। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। समझ आ गया? एक्सेप्ट 8th ग्रुप, जो 8वें ग्रुप को छोड़कर, ईच ग्रुप सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 8वें ग्रुप को छोड़कर सभी क्या सब डिवाइडेड थे, किसमें? 2-2। जैसे फर्स्ट ग्रुप देखें तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इसमें डिवाइड थे, सभी ए और बी में डिवाइड थे। सेकंड देखें, सेकंड ए सेकंड बी, इसमें डिवाइड हो गया। बट जो 8th ग्रुप है कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 9 एलिमेंट, जो 8th है 9 एलिमेंट का ये सेट कंटेन करता था। समझ आ गया? देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इसमें प्रॉपर वो नहीं है, यहाँ पे 7th पीरियड भी था। 1 मिनट, इस साइड देखिए ग्रुप कितने, इस साइड 8 ग्रुप है, और इस साइड जाओगे तो पीरियड कितने? 7। इसमें एक और भी था यहाँ पे 7th पीरियड नीचे की तरफ, देख लीजिए। कोई डाउट है? ये किसने क्लासीफाई करा था? मेंडलीफ ने। ये मेंडलीफ की क्लासिफिकेशन होगी। अब इसकी मेरिट्स क्या है? मेरिट्स मीन्स इससे फ़ायदा क्या मिला? जो इन्होंने टेबल के फॉर्म में जितने भी एलिमेंट थे उनको अरेंज कर दिया। इससे स्टडी क्या होगी? ईजी होगी। स्टडी ऑफ एलिमेंट क्या होगा? बिकम ईजी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम और फ्रेंशियम, इन सभी को क्या कर दिया? एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +1। अगर हम नया यहाँ पे एलिमेंट कोई डिस्कवर करते हैं, एम नाम का कोई एलिमेंट है, अगर उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है तो उसको हम किस में प्लेस कर देंगे? लिथियम वाले ग्रुप में। समझ आ गया? अब देखिए ये रहा पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें क्या क्या गिवन है? देखिए ये पहला वाला, ये एस ब्लॉक होता है हमारा, और ये डी ब्लॉक होता है, और नीचे वाला एफ ब्लॉक होता है। ये डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, नीचे एफ ब्लॉक हो गया, और ये पूरा कितना है यहाँ से? ये पी ब्लॉक हो गया। अभी क्लासिफिकेशन बताऊंगा आगे। हल्की सी यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ये फर्स्ट एल्कली मेटल का क्या होता है? +1 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है? +2 होता है। अब यहाँ पे इसको बाद में देखेंगे। अब जैसे ही पी ब्लॉक में जाते हैं, 13th ग्रुप मीन्स बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, फिर इनर्ट गैस आते हैं। जैसे बोरोन फैमिली +3 आता है ना। कार्बन फैमिली 14th ग्रुप का तो +4 आएगा। इसमें देखिए 13, 14, 15, 16, ये जो है 1 को हटा दीजिए। जैसे 13 ग्रुप का क्या हो गया? बोरोन फैमिली हो गया तो +3 हो गया। इस 14 का 4 हो गया। 15 का क्या होगा? +5 हो गया। और ऑक्सीजन फैमिली किस में? 16वें ग्रुप में आता है, तो ये कितना हो गया? +6 हो गया। और ये +7 हो गया हेलोजन फैमिली का। और ये 18वां हो गया, तो इस 0 होता है। अब देखिए जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी आगे जाकर बताऊंगा। जैसे नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ से, देखिए 1 मिनट रुकिए, यहाँ से जैसे नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ से, जैसे ये थैलियम हो गया, थैलियम इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा मैंने। लोअर ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में से क्या करेंगे? -2 कर देंगे। जैसे इसका मैक्सिमम क्या हो गया? +3 हो गया, तो +3 में से क्या करोगे? -2 कर दोगे, कितना आएगा? +1। तो थैलियम किस में रहना पसंद करेगा? जो नीचे वाले ग्रुप होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहना पसंद करते हैं। तो थैलियम का अगर Tl+1 इज़ मोर स्टेबल देन Tl+3। समझ आएगा इतना? ऐसे ही सेम यहाँ पे लेड हो गया। लेड का अगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेड Pb, इसमें देखिए 4 में से 2 माइनस करोगे, +2 वाला बनेगा। +2 इज़ मोर ग्रेटर देन Pb+4। ऐसे ही बिस्मिथ का भी निकालोगे, बिस्मिथ भी क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो Bi+3 इज़ मोर स्टेबल देन Bi+5। देखिए इतना समझ आ गया? ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आता है। Ti+2+1 इज़ मोर स्टेबल देन Ti+3। समझ आ गया? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है ये।
ये आगे बताऊंगा। इनट पेयर शील्डिंग जो होता है, 4f जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वीक शील्ड करते हैं यहाँ पे, इसलिए। अब आगे चलते हैं। अब मेंडलीफ ने कुछ क्या करा था यहाँ पे, प्रिडिक्शन करा था, भविष्यवाणी इन्होंने करी थी, प्रिडिक्शन न्यू एलिमेंट की। जैसे ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम को क्या यहाँ पे बोला गया, देखिए एल्यूमिनियम के नीचे के लिए इन्होंने क्या नाम दे दिया, ए का एल्यूमिनियम। जब यहाँ पे एल्यूमिनियम आएगा उसका नाम क्या रखा गया, फ्यूचर में गैलियम रखा गया। अब गैलियम क्या करता है, एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में रहता है गैलियम। इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, समझ गए। और भी हमारे पास कुछ और भी थर्मामीटर होते हैं, जैसे मरकरी का होता है। मरकरी का क्यों नहीं करते, क्योंकि मरकरी क्या होता है, वॉलेटाइल मेटल होता है। अगर थोड़ा सा भी इसको हीट मिलता है तो ये वेपराइज हो जाता है, इसके वेपर बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में किसका यूज़ किया जाता है, गैलियम का किया जाता है। अब गैलियम भी किस में एग्जिस्ट करता है, देखिए गैलियम क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, डाइमर फॉर्म करता है, तो इसमें एग्जिस्ट करता है। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी याद रखना। अब कुछ और भी इन्होंने एलिमेंट, जैसे ए का सिलिकन, ये किसका था, बोरोन फैमिली के बारे में इन्होंने बताया था कि कुछ एलिमेंट अगर हम डिस्कवर करेंगे फ्यूचर में तो उसका नामकरण पहले ही उन्होंने कर दिया था। एक मिनट। अब फिर और देखिए, ये कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली के अंदर ए का सिलिकन, सिलिकन के नीचे वाला जर्मेनियम GE, इसकी भी प्रिडिक्शन कर दी थी इन्होंने पहले कि इसका नाम क्या रख दिया था उन्होंने, ए का सिलिकन। फिर फ्यूचर में इसका क्या नाम रखा गया, जर्मेनियम। अब देखिए कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, तो सेम प्रॉपर्टी ये भी क्या करता है, कंटेन करता है, ये भी टेट्रावैलेंट होता है। यूज़ इन सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में यूज़ करने वाले एलिमेंट होते हैं। अब प्योरीफाई, जर्मेनियम का कहाँ से प्योरीफाई किया जाता है, जॉन रिफाइनिंग मेथड से इसका प्योरीफिकेशन किया जाता है। स्टेबल ऑक्साइड इसका क्या होता है, GO2 बनता है इसका। अब और भी यहाँ पे क्या करा गया, जैसे ए का बोरोन स्कैंडियम हो गया, इसका फ्यूचर में नाम रखा गया। और ए का मैग्नीज, इसका नाम बताइए, कमेंट में बताइए इसका TC का मतलब क्या होता है। मैग्नीज के नीचे एक टेक्नीशियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेक्नीशियम होता है। इस सिलेबस के अंदर नहीं है। और भी इन्होंने क्या करा था, मेंडलीफ ने, इनका भी नामकरण उसी समय कर दिया था। अगर फ्यूचर में अगर कुछ भी एलिमेंट अगर डिस्कवर होते हैं उसके नीचे वाले, तो उन्होंने उसी के नाम से क्या कर दिया था, ए का रख दिया था। ए का बोरोन यहाँ पे स्कैंडियम हो गया, टेक्नीशियम कर दिया ए का मैग्नीज को। ये सिलेबस के अंदर नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको छोड़ सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं, एक मिनट रुकिए। अब डीमेरिट्स इसके क्या थे, जो मेंडलीफ के जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था तो इसके अंदर क्या क्या डीमेरिट्स थे। इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड इन करी थी। सबसे पहले इन्होंने 2 जगह प्लेस कर दिया था, एक तो फर्स्ट ए और 7th ए में प्लेस कर दिया था, समझ आ गया। अब हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन इज़ टिपिकली नॉन मेटल एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या होता है, एक टाइप का गैस होता है ना। अब दूसरी इन्होंने क्या बात बताई थी कि यहाँ पे बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम किसकी तरह, जो एल्कली मेटल होते हैं उनकी तरह, एल्कली मेटल, या इनको कह सकते हो फर्स्ट एक की तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा था, रिसेंबल कर रहा था। देखिए हाइड्रोजन का, देखिए लास्ट इसमें आउटर शेल में देखिए एस के अंदर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ए है उसके साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा था, रिसेंबल कर रहा था, समझ गया। अब हैलोजन के साथ देखते हैं, अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसमें क्या आना चाहिए, क्या ये हैलोजन गैस होते, क्या ये भी एक गैस है हाइड्रोजन। तो इस पे भी बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन करते हैं कि हैलोजन गैस है और हमारे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या एक टाइप का गैस है। मगर ये इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन करते हैं ये बेकार है। देखिए हाइड्रोजन कैप्ट इन 7th ए बिकॉज हाइड्रोजन इज़ अ गैस, नहीं ये मेन रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे हैलोजन है, हैलोजन के अंदर क्या आता है,
गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। जैसे लिक्विड क्लोरीन क्या होता है, दो गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आयोडीन किस में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मगर हाइड्रोजन किस में, ओनली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए इसमें हैलोजन फैमिली के अंदर अलग अलग क्या है, टाइप के इसमें एलिमेंट है, गैस भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। तो ये इसका मेन रीज़न नहीं होगा, मेन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, नॉट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रीज़न, दिस क्वेश्चन। अब देखिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन कैप्ट इन, अब यहाँ पे मेन रीज़न लिखा हुआ है, देखिए हाइड्रोजन कैप्ट इन 7th बिकॉज हाइड्रोजन एंड हेलोजन एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। दोनों किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर, जैसे H2 हो गया और X2 हेलोजन। हेलोजन के अंदर जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसके फॉर्म में, और हाइड्रोजन भी इसमें एग्जिस्ट करता है। बट ऑक्सीजन भी तो यहाँ पे डाइमर में एग्जिस्ट करता है, मगर हम इसमें ना रख कर इसमें रखते हैं। क्यों रखते हैं, अब इसका रीज़न आगे बताता हूँ, देख लीजिए, इतना समझ आ गया। देखिए फर्स्ट ए और 7th ए में हम क्यों हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं। देखिए फर्स्ट ए में क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हाइड्रोजन का क्या आता है, +1 आता है, समझ आ गया। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका भी +1 आता है, इसलिए हम फर्स्ट में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। और इसमें 7th ए जो हैलोजन फैमिली है, इसमें क्यों रखते हैं हम हाइड्रोजन को, क्योंकि बोथ एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। दोनों किस में, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, H2 और X2 के फॉर्म में, समझ आ गया, इसलिए रखते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हैलोजन और हाइड्रोजन है, बोथ ये दोनों क्या करते हैं, अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अटेन करने के लिए दोनों को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, बोथ रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन द स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1s2 बना लेगा। ये कौन सा बन गया, हीलियम का स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लिया। अब जैसे यहाँ पे हैलोजन है, हैलोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पे क्या कर लेगा, एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया इसने। तो ये किसका आ जाएगा, नियोन का आ जाएगा। नियोन का इसने क्या कर लिया, एक मिनट, नियोन का इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो कर लिया, अटेन कर लिया। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे एम्स के अंदर आया था, ये देखिए, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन फर्स्ट ए ग्रुप, हाँ ये सही है, इसमें एग्जिस्ट करता है, और 7th में भी एग्जिस्ट करता है। ये असर्शन क्या सही है। अब देखिए रीज़न क्या बोला गया, हाइड्रोजन इज़ अ मेटल, नहीं, हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल एलिमेंट है, तो रीज़न क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन इसका सही हो गया। अब हाइड्रोजन क्यों मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मेन रीज़न यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए नॉट एग्जिस्ट इन मेटालिक फॉर्म ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हाई बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं, समझ आएगा। अगर हाइड्रोजन का देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, आयनेशन एनर्जी 1312 किलो जूल होता है। और यहीं फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन भी एक गैस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ना, तो इसका भी क्या होता है, 1680 किलो जूल होता है, तो अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास आता है ये। अगर यहाँ पे लिथियम का देख लें, लिथियम क्या मेटल है, मेटल का अगर देख लें तो यहाँ पे क्या होता है, इसका आयनेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है, देखिए 520 है। तो जितने भी मेटालिक फॉर्म होते हैं, मेटालिक फॉर्म होते हैं, इनका क्या होता है, लो आयनेशन एनर्जी। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ आ गया इतना। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है, एटम के ऊपर -1 आ जाए, उसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। देखिए सोडियम और क्लोरीन ले लिया, दोनों का रिएक्शन करवाया, यहाँ पे हैलोजन और किसके बीच में देख रहे हैं, हाइड्रोजन के बीच में, क्या सेम प्रॉपर्टी है वो देख रहे हैं।
कि हम जब हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप में रखते हैं, हैलोजन फैमिली में रखते हैं, तो हाइड्रोजन उसके साथ क्या क्या रिसेंबल करता है, जैसे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, और इससे पहले हमने क्या देखा था, डायटोमिक फॉर्म में रहता है ये, समझ गए। अब ये दूसरी है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स हैलोजन हैलोजन के ऊपर -1 और हाइड्रोजन के ऊपर -1 आता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का देखिए, सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन के ऊपर -1 आ गया, और सोडियम के ऊपर क्या आ गया, +1 आ गया। ऐसी सेम सोडियम हाइड्राइड हो गया, जब इसका करते तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन ने गेन करके -1 बना लिया यहाँ पे, और इसका +1 बन गया। देखिए समझ आ गया, ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। अब यहाँ पे एक मिनट रुकिए, छठी प्रॉपर्टी इनके बीच में दोनों में क्या है, हैलोजन और इसमें हाइड्रोजन में। अब देखिए ऑन फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑन फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस गैस इवॉल्व एट एनोड। अब देखिए गैस किसका बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, और क्लोरीन यहाँ पे हैलोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस और हैलोजन गैस कहाँ पे बनेगा, एनोड पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें फ्यूज़ NaCl ले लिया, यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। NaCl ले लिया। अब जैसे ही NaCl एक टाइप का सॉल्ट होता है, नमक। अब जैसे ये टूटता है, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इसमें बैटरी लगाया, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो Na और Cl इसमें टूट जाता है, Na+ और Cl इसमें टूट जाता है। Cl- क्या करता है, एनोड के पास जाता है, यहाँ पे क्लोरीन गैस बना लेता है, समझ आ गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करता है, यहाँ पे क्लोरीन गैस बन जाता है। और सोडियम किसके साथ जाता है, कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है, समझ आ गया इतना। देखिए यहाँ पे ये बना गया, ये रिएक्शन हो गया इसका। अब ऐसे हम क्या लेते हैं, फ्यूज़ सोडियम हाइड्राइड लेते हैं, NaH। अब उसको भी इसमें डाल देते हैं बैटरी के अंदर, ये सॉल्यूशन के अंदर। 1 मिनट रुकिए, सॉल्यूशन के अंदर NaH, तो ये Na+ और H- बन जाएगा, समझ आ गया। ये किस पे चले गया, एनोड पे जाएगा, तो यहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस होगा, समझ आ गया। और ये इस पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, देख लीजिए इतना समझ आ गया। दोनों गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, एनोड से। अब इसमें देख लीजिए, जो आयनेशन एनर्जी है हैलोजन के साथ बहुत ज़्यादा रिसेंबल करती है। ये सारा भी हम किसके बारे में देख रहे हैं, अभी हैलोजन के बारे में ही देख रहे हैं। जो आयनेशन एनर्जी होती है किसकी, हाइड्रोजन की, क्लोज होती है किसके, हैलोजन के। अब देखिए हाइड्रोजन की आयनेशन एनर्जी कितनी होती है, 1312 किलो जूल होती है, समझ गए। अब ये वाला कौन सा हमारा यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए, ये क्या हमारा फर्स्ट ए या ग्रुप फर्स्ट के क्या है, एलिमेंट है, और ये क्या है, हैलोजन फैमिली है, ये हैलोजन फैमिली, या इसको ये भी कह सकते हो 7th ए के एलिमेंट है। अब 7th ए से क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता है, क्योंकि इसकी आयनेशन एनर्जी है जो उस 7th ए से ए के अप्रॉक्सीमेट होती है, देखिए पास पास है, और इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 500 किलो जूल है। हमें पता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, और आयनेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज़ होती है, समझ आ गया। और नीचे की तरफ जाते तो और रिसेंबल नहीं करता, ये आयनेशन एनर्जी और डिक्रीज़ हो जाती है। 520 है तो यहाँ पे 400 मान लो, नीचे जाते जाते 400 किलो जूल हो जाती है, समझ आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन का कितना है, 680 किलो जूल है। अब इसके ग्रुप के नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ जैसे जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो इसमें क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है और आयनेशन एनर्जी डिक्रीज़ होता है। तो 600 से अप्रॉक्सीमेट 1300 यहाँ पे पहुँच ही जाता है लास्ट में नीचे की तरफ, तो इससे रिसेंबल करने लगता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन है 7th ग्रुप में, या इसमें 1 मिनट, 7th ग्रुप नहीं है, 17th ग्रुप, 17th ग्रुप बोलते हैं इसको, या 7th ए,
इसके अंदर रखा गया, या हैलोजन फैमिली के अंदर रखा गया किसको, हाइड्रोजन को। समझ आ गया। अब हैलोजन क्या होता है, हैलोजन नॉर्मली नॉट शो मेटालिक कैरेक्टर, क्यों नहीं शो करता है, इसका रीज़न क्या होता है, हाई आयनेशन एनर्जी, ये इसका मेन रीज़न हो जाएगा। देख लीजिए, इतना समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक मिनट, और इसके डीमेरिट नहीं है, ये सारे मेरिट्स वो इसके हाइड्रोजन के बारे में बताया जा रही है। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप क्या हो गया, हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट बट केप्ट एट सेम प्लेस। अब जो यहाँ पे मेंडलीफ ने क्या करा था कि कुछ आइसोटोप है उनको एक साथ रखा था, मगर उनके एटॉमिक मास क्या अलग अलग होते हैं। आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। देखो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किस पे दी थी, एटॉमिक मास पे, डिफरेंट एटॉमिक मास पे दिया था इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, जैसे हाइड्रियम हो गया, इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब किसी भी चीज़ का अगर हम मास निकालते हैं, मास क्या होता है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है उसी को मास बोलते हैं। समझ आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, अब इनका मास निकालें। प्रोटॉन क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो हो गया, इसमें भी 1 हो गया, इसमें भी 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालें तो 1 में से 1 माइनस हो गया, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए, इसमें 0 हो गया, 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 हो गया, 3 में से 1 माइनस हो गया, 2 हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा मास किसका आ रहा है, ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा होता है, तो उसने क्या करता है, अलग अलग मास वाले को, आइसोटॉप को उन्होंने क्या करता है एक ही प्लेस में रख दिया था, तो ये भी क्या हो गया, एक डीमेरिट हो गया। डीमेरिट किसके, एक मिनट, न्यूलैंड का ये डीमेरिट हो गया। अब आगे चलते हैं, एक मिनट, और भी कुछ, हाँ ये हो गया। अब आते हैं एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर मीन्स जो एक दूसरे से रिसेंबल नहीं करते, अलग अलग प्रॉपर्टी वालों को एक साथ रख दिया था इन्होंने। एक अजीब सी प्रॉपर्टी, एक अजीब सा एनोमलस होता है कि अलग अलग वो करना है, क्या बोलते हैं, सेम सीक्वेंस में ना रखना। बट देखिए एनोमलस पेयर क्या है यहाँ पे, नो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने नहीं रखा था, इन्होंने एक अजीब सा वो बना दिया था सीरीज़। जैसे आर्गन और क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन का कितना होता है एटॉमिक वेट 39.9 होता है, और क्रिप्टॉन का देखिए 39.1 हो गया। क्रिप्टॉन को रखना चाहिए यहाँ पे, मगर इन्होंने यहाँ पे क्या रख दिया, आर्गन को रख दिया। तो ये क्या हो गया, एक एनोमलस बिहेवियर इन्होंने दिखा दिया अपने सीरीज़ के अंदर। ऐसी सेम इसके अंदर होता है, जैसे कॉपर निकल हो गया, इनको ऐसे रख दिया, निकल का होता है ज़्यादा मास, इन्होंने कॉपर कोबाल्ट को पहले रख दिया, कॉपर नहीं कोबाल्ट। जैसे आयोडीन और आयरन हो गया, तो इसको भी ऐसे इन्होंने कर दिया। थोरियम और प्लेडियम हो गया, इनको भी इन्होंने ऐसे कर दिया था। अब देखिए क्वेश्चन में ऐसे आता है कि आर्गन और क्रिप्टॉन, इन्होंने किस एलिमेंट का एनोमलस पेयर बनाया था, आर्गन क्रिप्टॉन का बनाया था या आर्गन पोटेशियम का बनाया था, बताइए। ऊपर देखिए यहाँ पे इसका होगा। कभी कभी ऐसे कन्फ्यूज़न करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अनलाइक एलिमेंट को इन्होंने क्या करा था, अनलाइक एलिमेंट इस सेम ग्रुप में रख दिया था इन्होंने। जैसे फर्स्ट ग्रुप में किसको रख दिया था, एल्कली और कॉइनेज एलिमेंट को रख दिया था इन्होंने। एल्कली मेटल में क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आते हैं, और कॉइनेज में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉइनेज क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि इनके क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे जो एल्कली मेटल होता है मोर रिएक्टिव होते हैं, और जो कॉइनेज एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव होते हैं इसलिए क्या होते हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड हो गया, समझ गए।
और मोर रिएक्टिव होते हैं इसलिए क्या करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये लिबरेट करते हैं कौन सा, हाइड्रोजन गैस, समझ गए। और ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये क्या रहते हैं, अकेले और फ्री फॉर्म में रहते हैं, नेटिव फॉर्म में रहते हैं, जैसे कॉपर Cu+2 कॉपर और Ag+ हो गया, इस फॉर्म में रहते हैं ये। और ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते और ना ही हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व करते हैं, समझ आ गया इतना, देख लीजिए। अब यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव होते हैं एल्कली मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। और यही यहाँ पे देखिए कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या होते हैं, हार्ड एलिमेंट होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी, समझ आ गया। जैसे कॉपर लेना है, इसको चाकू से काटने की कोशिश करना है, ये जल्दी कटेगा नहीं क्योंकि हार्ड होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इसको वायर में भी यूज़ किया जाता है कॉपर का, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए एक मिनट रुकिए। अब इन्होंने क्या करा था, 11th यहाँ पे वो बताया, लाइक एलिमेंट कैप्ट इन डिफरेंट ग्रुप, कुछ लाइक एलिमेंट को क्या कर दिया था, डिफरेंट ग्रुप में, ये डीमेरिट्स के अंदर, ये डिफरेंट ग्रुप के अंदर रख दिया था, जैसे फर्स्ट बी और 8th के अंदर क्या रख दिया था, जैसे ये क्या हो गया, गोल्ड हो गया और ये प्लेटिनम हो गया। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम ही होती है, मगर फिर भी इन्होंने क्या करा था, अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा था। दोनों क्या होते हैं, नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, नोवल एलिमेंट होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, और क्या होता है, सॉल्युबल इन एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में क्या होते हैं, ये दोनों सॉल्युबल होते हैं। अब एक्वारेजिया आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च मारना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो कमेंट करके मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आगे पी ब्लॉक वाले पार्ट का ही है, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया एक्वारेजिया के बारे में। कॉपर और जो ये कॉपर नहीं, प्लेटिनम और जो गोल्ड होते हैं एक्वारेजिया में सॉल्युबल होते हैं। देखिए इतना समझेगा। अब आगे चलते हैं। अब आता हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले भी और है, एक मिनट रुकिए। और भी यहाँ पे उनके डीमेरिट्स है, एक बस सिंगल रह गई है। मेंडलीफ ने क्या एक्सप्लेन नहीं करा था, पीरियोडिसिटी डस नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्यों रिपीट होती है, जैसे लिथियम और सोडियम है, इनकी प्रॉपर्टी क्यों सेम है, ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा था, समझ आ गया। एक फिक्स इंटरवल, जैसे यहाँ पे ऑक्टेव रूल उसने लगाया था, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र नहीं करा था। अब मेंडलीफ ने भी यहाँ पे नहीं करा, समझ आ गया। पीरियोडिसिटी के बारे में इन्होंने नहीं बताया। अब देखिए आगे आते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का क्या था, एक मॉडिफाइड वर्जन था। ये किसने दिया था, मॉसले ने दिया था। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, Z, जिसे एटॉमिक नंबर Z के इक्वल होता है, वही एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, या न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी होता है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, समझ आ गया। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसको न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, समझ आ गया। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से नीट जेई नीट के अंदर हो गया, एम्स के अंदर भी आ चुका है, यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज पूछा गया है, और जेई के अंदर भी आ चुका है। अब देखिए मॉसले ने किस पे वर्क करा, मॉसले वर्क ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। एटम के एक्सरे स्पेक्ट्रम पे इन्होंने क्या करा, वर्क करा। इन्होंने सबसे पहले क्या करा, जो मेटल है, मेटल के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक करवाया। अब जैसे यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे क्या निकला, एक एक्सरे रे एमिट हुई। जो एक्सरे रे एमिट हुई, जो इसमें क्या बताया उन्होंने, जो फ्रिक्वेंसी है रे की, जो फ्रिक्वेंसी है वो अंडर रूट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। Z क्या यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी है इसका अंडर रूट क्या है,
जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी, जब जेड चेंज होगा तो जेड के यहाँ पे एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे हम मेटल चेंज करेंगे तो जेड चेंज होगा, जेड चेंज होगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। देखिए जैसे जैसे मेटल चेंज करेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। समझ आ गया इतना। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने ये बताया कि जेड पे हमारा मेन डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे क्या ले लिया, आइसोटॉप ले लिया इन्होंने, आइसोटॉप। आइसोटॉप के लिए यहाँ पे नोट बना के लिख लेना कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सेम होती है, सेम एक्सरे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। मास देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है मगर एटॉमिक नंबर क्या सेम ही है। इन्होंने किस पे करा था, एटॉमिक नंबर के बेस पे करा था। अब जितने भी पिछले, इससे पीछे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब ने किस पे एक्सपेरिमेंट करा था, एटॉमिक वेट पे लेकर बेस करा था उन्होंने, प्रेडिक्टेबल जितनी भी उन्होंने बनाई थी। अब इन्होंने सबसे पहले किस पे करा, एटॉमिक नंबर। समझ आ गया। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक जो यहाँ पे नंबर है उसको लेकर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में क्या करता है, इन्होंने रिलेशन दिया था। और आइसोटॉप के लिए हमेशा क्या रहता है, एक्सरे फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। देख लीजिए इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने अपना क्या दिया था, जैसे इन्होंने अपना टेबल बनाया था उसमें कितने पीरियड रखे थे, 7 पीरियड, और ग्रुप कितना रखा था, 9। और 9th इसमें ग्रुप कौन सा इन्होंने रखा था, 9th ग्रुप इनर्ट गैस का रखा था इन्होंने। वो क्या कंटेन करा था, इनर्ट गैस। देख लीजिए समझ आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए।